हाँ, और कुचालक या अर्धचालक का, इतना आप जरूर याद रख के जाइएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज हम लोग, जल्दी बैठो आप सब, बातें बंद करो बिल्कुल। एक काम कीजिए तो, हेडिंग डालिए तो, प्रतिरोध पर प्रसार का प्रभाव। ध्यान से सुनिएगा, यह भी ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं मैं। हर एक छोटा चीज आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जिस तरीके से पूछा जाता है बता रहा हूं। अब आपको पढ़ना रिवाइज करना आपकी जिम्मेदारी है, आप नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्रतिरोध पर प्रसार का प्रभाव लिख लीजिए। सुनिए ध्यान से, सब ध्यान सुनो। 1 मिनट का कंसेप्ट है, जल्दी से इसको निपटा देते हैं। देखिए, आप लोग को प्रतिरोध का फॉर्मूला तो सबको याद होगा, R इक्वल टू रो। ओए, सब ध्यान सुना, जैसे समझा रहा हूं उसको सुनिए। मैंने क्या कहा कि प्रसार का क्या प्रभाव है, उसका अर्थ समझना। मान लीजिए कि आपके पास एक तार है या कोई प्रतिरोध है, ठीक है, एक तार है जिसका कुछ प्रतिरोध है। आपने क्या किया, तार की लंबाई थी L। ओए, प्रसार का मतलब क्या है, उसको लंबा कर देना। तो मान लीजिए किसी तार की लंबाई थी L। हेलो, अरे किसी तार की लंबाई कितनी, आपने क्या किया, उस तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया। मान लो आपने उसको L से कर दिया 2L। अब बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, उसके लंबाई को आपने 2 गुना कर दिया या 3 गुना कर दिया। तो मेरा प्रश्न यह है, इसको ध्यान से देखना, अगर आपने लंबाई को 2 गुना कर दिया तो क्या उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। आप जरा इमेजिन करो, किसी चीज को आप प्रसारित जब करेंगे तो अगर वो लंबा होगा तो क्या वो पतला भी हो जाएगा? अगर आप किसी के लंबाई को बढ़ा देते हैं तो उसका क्षेत्रफल अपने आप। अच्छा, एक और बात, ये जो आप देख रहे हो प्रतिरोधकता, ये पदार्थ का गुण है ना। तो आप मुझे बताओ, लंबाई बढ़ाने से क्या पदार्थ पर भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, पदार्थ पर कोई फर्क। ऐसा है कि एल्युमिनियम के तार को आपने लंबा किया, एल्युमिनियम से वो सोना बन गया। बात समझ रहे हो? तो यही धंधा खोल लेते, पढ़ने की कोई जरूरत ऐसी बात नहीं है, तब भी आपको पढ़ना पड़ता। पूछो क्यों? क्योंकि सब यही काम करता, फिर उसका कोई मोल होता ही नहीं। अब मेरी बात समझो, ओए, प्रसारित करने से कौन सा चीज नहीं बदलता है? पदार्थ नहीं बदलता है और उसका द्रव्यमान या आयतन भी। लेकिन देखो, लंबाई भी बदला और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी बदला। सुना ध्यान से, इसमें कितने चीज बदल रहे हैं? अब बताओ, किसी समीकरण को हल करने के लिए जब 2-2 वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल समझते हो, 2-2 चर आ जाए तो उसको सॉल्व करना आसान। तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि इसमें एक ही वेरिएबल रहे। क्योंकि देखो, 2 रहेगा फिर उसको हल करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, हो जाएगी लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसको सिंपल कैसे किया गया सुनना। उन्होंने कहा कि आप क्या करो, R इक्वल टू रो L बाई ए में मैंने एक कहा कि पदार्थ नहीं बदलता है, दूसरा मैंने कहा आयतन भी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इधर L से गुना कर दो और इधर भी। तो देखो ये क्या बन जाएगा, रो क्षेत्रफल गुने लंबाई और साथ में क्या L स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, प्रसारित करने से क्या आयतन बदलेगा? नहीं। क्या पदार्थ बदलेगा? यानी R हो जाएगा समानुपाती किसके? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है, एक प्रतिरोध की लंबाई को प्रसारित किया जाए अगर 2 गुना, तो उसकी प्रतिरोध कितनी गुना बढ़ जाएगी? जितना लंबाई आप प्रसारित करेंगे उसका स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर, यानी उसका प्रतिरोध 4 गुना बढ़ेगा। क्या ऐसे नहीं कर लेंगे आसानी से? अच्छा, दूसरा भी कर सकते थे, यह था जब संबंध आपको लंबाई के साथ निकालना हो। अगर यही संबंध क्षेत्रफल के साथ निकालना हो तो R इक्वल टू रो L बाई ए पढ़े थे। अगर आपको क्षेत्रफल के साथ निकालना है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो A से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। अब ये ऊपर बन जाएगा आयतन और नीचे हो जाएगा कौन? तो यहां पर आ जाएगा R प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए स्क्वायर। यानी आप 2 संबंध को याद रख सकते हैं। पहला आपको याद रखना है, अगर लंबाई के हिसाब से पूछा जाए
कि प्रसारित करने पर प्रतिरोध क्या होगा, तो लंबाई के वर्ग मतलब लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो। और अगर आपको क्षेत्रफल के साथ पूछा जाएगा तो आपका क्षेत्रफल के स्क्वायर का क्या है, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, या आप ये कह दो कि ये ए स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर लंबाई के साथ दिया जाएगा तो आपको ये सूत्र इस्तेमाल करना है, और क्षेत्रफल के साथ दिया जाएगा तो। लेकिन मेरा टारगेट क्या था कि इसमें दो चीज हमारा वेरिएबल होना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वेरिएबल हमको सिर्फ कितना चाहिए, एक। इसीलिए मैंने क्या किया, जो आपका लंबाई था उसको यहां आयतन बना दिया, उसी प्रकार यहां पर जो हमारा क्षेत्रफल था उसको आयतन बना दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता पदार्थ को मतलब प्रतिरोधकता तो पदार्थ का गुण है, इसका मतलब लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोधकता पे कोई फर्क, और आयतन या द्रव्यमान ये भी प्रसारित करने पर बढ़ता घटता सेम रहता है। तो इसीलिए मैंने आयतन बना दिया इसको, और जैसे आयतन बनाया तो ये एल स्क्वायर के समानुपाती हो गया और ये ए स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यस और नो। यानी ये आपके लंबाई के वर्ग का समानुपाती है और ये क्षेत्रफल के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऐसे आपको दिमाग में रखना है। तो पहले इसको लिख लीजिए, आपने हेडिंग डाल लिया था ना, उसमें लिखिए केस 1, दोनों में अलग अलग से लिखा देता हूं। लिखिएगा यदि लंबाई दी जाए, मतलब अगर आपको लंबाई के साथ पूछा जाए, है ना, केस 1 में लिखिए यदि लंबाई दी जाए, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, यदि लंबाई दी जाए, आर क्या होता है, रो एल बटे ए। आपको लंबाई दिया गया तो क्या करो, ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई और नीचे भी, तो ये बन गया रो एल स्क्वायर बटे, यानी आर समानुपाती एल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है आपको, सिर्फ पूरा नहीं रखना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। आर हमारा लंबाई के वर्ग का समानुपाती। आपको बोलेगा कि एक चालक तार को प्रसारित करने पर या लंबाई 2 गुनी करने पर प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो आप उस लंबाई को स्क्वायर कर दीजिएगा, चलेगा। केस 2 में लिख लीजिएगा, ये याद रखना है। इस पर मैं आपको एक आध ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा और फिर हम लोग पढ़ेंगे आज किरचॉफ का नियम, है ना, बस अब लास्ट ही है। नेक्स्ट लिख लीजिए केस 2, यदि क्षेत्रफल दी जाए, क्षेत्रफल दी जाएगी तो क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऊपर नीचे, फिर से उसमें से एक आयतन बन जाएगा। आयतन बन जाएगा तो हमको पता है कि आयतन प्रसारित करने से बढ़ता घटता नहीं है। यह आपका केस 1 था। और केस 2 में लिखिए यदि क्षेत्रफल दी जाए, फिर से फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल बटे ए। इस बार क्या दिया गया, क्षेत्रफल, तो ऊपर नीचे क्षेत्रफल से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। बोलिए क्या बन गया, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, क्या यह आयतन बन गया, नीचे कौन रहा, ए स्क्वायर, यानी आपका हो गया आर व्युत्क्रमानुपाती ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर के क्या है, व्युत्क्रमानु। ये दोनों याद रख के जाइएगा, और एक वर्ड उसमें जरूर ध्यान देना आप, ये लिखा होना चाहिए कि प्रसारित करने पर, क्या करने पर, हाँ, प्रतिरोध की लंबाई को प्रसारित करने पर प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के वर्ग का, या प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, क्षेत्रफल के वर्ग का। प्रतिरोध जो है वो क्षेत्रफल के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है ना, और लंबाई के वर्ग का, ये दो को याद रहेगा। लेकिन वहां पर प्रसारित लिखा होना चाहिए, प्रसार नहीं लिखा रहेगा तब ये कंसेप्ट। अगर प्रसार नहीं लिखा रहेगा तो आप सिंपल यूज करोगे आर इक्वल टू रो एल बटे, प्रसार कहेगा तब आपको ये इस्तेमाल करना है आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, और यहां पर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सबको याद रहेगा। लंबाई प्रसारित करने पर प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके, एल स्क्वायर के, यस और नो, और किसके व्युत्क्रमानुपाती, ए स्क्वायर। दो चीज तो याद रहेगी बस, तो ऑब्जेक्टिव में ये काम आएगा। एक प्रश्न लिख लो और जल्दी से ओरली कर दो, लिखो तो, यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुनी बढ़ा दी जाए, यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुनी बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। आ गया सबको, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ओरली कर लेना है। यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुनी बढ़ा दी जाए
तो उसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा। जितना लंबाई होगा उसका वर्ग कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं आंसर कितना हो जाएगा 9 गुना। डायरेक्ट लिख लीजिए, यह आपका 9 गुना बढ़ जाएगा, है ना। याद रहेगा कैसे पता लगा। लंबाई अगर है 3 तो मैंने क्या पढ़ा था, उसका स्क्वायर ना, 3 का स्क्वायर कितना। किसी की लंबाई अगर 5 गुना बढ़ा दी जाए 25 गुना बढ़ जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, सिंपल है। चलिए अगला लिखिएगा, एक और प्रश्न ऐसे दे रहा हूं। यदि किसी चालक तार की लंबाई, आप लोग को परसेंटेज आता है ना, इस बार परसेंटेज पे क्वेश्चन दे रहा हूं। यदि किसी चालक तार की लंबाई 20%, यदि किसी चालक तार की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, 20% बढ़ा दी जाए, तो इसका प्रतिरोध कितना गुना, इसका प्रतिरोध कितना गुना, मतलब कि इसका प्रतिरोध कितना प्रतिशत, गुना नहीं, इसका प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। नहीं, अगर आप 20% बढ़ाते हैं उसकी लंबाई तो कितना प्रतिशत प्रतिरोध बढ़ेगा, बताओ बताइए। जानते हो? नहीं, हाँ उधर से कुछ सही बोल रहा है। नहीं नहीं, कितना प्रतिशत लंबाई बढ़ा। टेक्निक सुनो, टेक्निक सुनो। मान लो पहले लंबाई 1 था, अरे पहले लंबाई, तो अब कितना 1.2। 20% बढ़ने का मतलब, अरे पहले अगर 100 था तो अब कितना 120, यही तो होगा। अगर इसको 100 से भाग दोगे तो ये 1 बनेगा, इसको 100 से भाग दोगे तो 1 पॉइंट, तो अगर ये 1 है तो ये 1 पॉइंट। अब हम जानते हैं प्रतिरोध में क्या करते हैं, लंबाई का स्क्वायर लेते हैं। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, किसका 1.2 का स्क्वायर कितना, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ये समानुपाती समझो, ये 1 पॉइंट कितना। अब सुनना, 1 तो पहले से ही था, एक्स्ट्रा कितना हुआ 0 तो एक्स्ट्रा हुआ 0.44। जस्ट सिंपल ट्रिक, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना प्रतिशत। और अगर वो भी नहीं करना है तो मन में ऐसे करो, जितना यहां पर आए ना उसमें से 1 घटा दो और जितना बचेगा उसी को प्रतिशत मान लो। जैसे यहां पर 1.44 में से 1 हटाएंगे तो क्या होगा 0.44, यानी 44 बचा एक्स्ट्रा में, तो हो गया कितना प्रतिशत 44%। फिर से एक बार सुन लो, 20% का मतलब 1.2, मैं जस्ट आपको टेक्निक बता रहा हूं, और 1.2 का स्क्वायर कर दो तो 1.44, कितना एक्स्ट्रा है 1 से ज्यादा, उतना उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना प्रतिशत हो गया। तो कितना प्रतिशत बढ़ेगा, आपका प्रतिरोध बढ़ेगा 44%। आपका कितना हो जाएगा। अच्छा एक ट्रिक से भी आप निकाल सकते थे, यहां 20 था ना, 20 का 2 गुना, देखो उसके करीब है। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकलेगा लेकिन उसके करीब आंसर, अगर ऑप्शन ऐसे होता 33, 44, 55, 66, तब आप आसानी से टिक 40 के आसपास वाले ऑप्शन को टिक कर देते। लेकिन यह है कि अगर ऑप्शन करीब करीब दे दे, जैसे 40, 44 है ना, 48, 52, तब आपको निकालना पड़ेगा। तो निकालना भी आसान है, जितना परसेंटेज में वैल्यू आएगा उसको वर्क कर दीजिए और 1 घटा के 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे एक और करो, ओरली फटाफट करो, एक लिख लो। ऐसे ऑब्जेक्टिव में आपके आएंगे एक क्वेश्चन, इसलिए करवा रहा हूं, लिख लीजिए। यदि, देखिए, यदि चालक तार की लंबाई, यदि चालक तार की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए, 30% प्रसारित कर दिया, यदि चालक तार की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए तो इसका प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। हाँ, तो इसका प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। बहुत इजी है, कीजिए। अगर पहले 1 था तो अब हो जाएगा 1.3, और 1.3 का स्क्वायर, अरे 1.3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 इसमें से 1 हटा दो, कितना बचा 69, अरे 0.69, कितना प्रतिशत 69%।
अच्छा 30 का डबल कितना था 60, देखो उसके करीब है लेकिन एग्जैक्ट आंसर। अच्छा एक मिनट, क्या डबल करने से एग्जैक्ट आ सकता है? डबल करने से एग्जैक्ट आएगा अगर प्रतिशत ना 1 से 3 के बीच में रहे, छोटा प्रतिशत रहेगा ना तब डबल करने से भी काम। बिहार बोर्ड का फेमस क्वेश्चन जो अब तक 3-4 बार पूछा है, अगर लंबाई को 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ेगा? 2%। यहां पे डबल काम, लिख लीजिए ये भी क्वेश्चन। यदि, बस लास्ट लिख लो, यदि चालक तार की लंबाई 1% बढ़ा दी जाए, यदि चालक तार की लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? ओरली कर सकते हो, याद रखिएगा 1 से 3% तक दिया रहे ना तो आप डबल कीजिएगा तो लगभग एक्यूरेट आंसर आ जाता है। जितना छोटा रहता है उतना एक्यूरेट बनता है। बोलो 1% लंबाई आपने बढ़ाया तो प्रतिरोध कितना प्रतिशत? डायरेक्ट टिक कर दो, इसको सॉल्व भी नहीं करना है। कितना? 2%। आप समझे लॉजिक? अगर कहता 2% तो 4, 3% तो 3% तो न लेते। भाई जितना दिया जाए उसका डबल करना है, 3 का डबल न होता है नहीं। 1% तो 2 है ना, 2% तो 4 है। जैसे 20 था तो 40 के पास आंसर आया था, 30 था तो 60 के पास आंसर आया था, तो ट्रिपल नहीं करना है। चलिए तो 1 से 3% तक में आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर लीजिएगा, बेहिचक कीजिएगा, फिर आप सॉल्व मत करना। इसके ज्यादा रहे तो फिर एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, करीब तो आ जाएगा लेकिन एक्यूरेट उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। जैसे वैल्यू बढ़ता चला जाएगा एक्यूरेसी उसकी कम होने लगेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला हम लोग को आज पढ़ना है किरचॉफ का नियम। नाम सुने थे ना? सभी लोग लिखिए। हाँ भाई, किरचॉफ का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी बच्चा पढ़ेगा इंक्लूडिंग गधा भी। लिखिए किरचॉफ का नियम। किरचॉफ्स लॉ, हिंदी में लिखते हैं किरचॉफ का नियम। अच्छा कई किताब में ऐसा भी लिखा रहता तो बच्चा कहता रहता है कि अलग है, कई जगह पे लिखा रहता है किरचॉफ का नियम, तो ये सब एक ही है। अब तुम जिस नाम से इसको जान लो, ठीक है। आपको किरचॉफ का नियम पूछे या किरचॉफ का नियम पूछे, दोनों का दोनों। कितने नियम है इसके? सभी बच्चे इसको याद करके जाएंगे, ये भी आएगा डैम श्योर। ठीक है, सुनना, इसका प्रथम नियम पहला लिख लीजिए। प्रथम नियम लिखिए सब लोग। इसको 3 नाम से जानते हैं, तीनों नाम ध्यान से सुन लो। पहला लिखो प्रथम नियम, कॉमा देके लिखिएगा। धारा नियम, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसी को क्या कहते हैं? धारा नियम। ऐसा भी लिखेगा, किरचॉफ प्रथम नियम को लिखें, किरचॉफ धारा नियम को लिखें, और एक और नाम से जानते हैं किरचॉफ संधि नियम को लिखें। संधि नियम, प्रथम नियम कॉमा, फिर आपको डालना है धारा नियम कॉमा, और तीसरा कौन सा नाम? संधि नियम। तीनों पूछेगा उसका एक ही जवाब है, प्रथम नियम को ही तीनों नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल है। संधि समझते हो? अरे जहां पे सभी आके, मान लीजिए एक तार है यहां, फिर ये दूसरा तार है, और ये बताओ क्या इसी को संधि कहेंगे? संधि मतलब ज्वाइंट। अरे संधि मतलब, तो आप जरा कॉमन सेंस लगाओ, ये कोई खास नियम नहीं है, आप सेंस लगाओ जरा। अगर यहां पर 10 एम्पियर की धारा है, हेलो कितना धारा, और इधर अगर 4 एम्पियर जा रही है, तो बोलिए इधर कितना? मेरा क्वेश्चन आपसे है, यहां पर कितना धारा बचा? अगर आने वाली धारा प्लस है और जाने वाली माइनस है, तो आई +10 और गई -4 -6, तो नेट। उन्होंने कहा था कि संधि पर धारा का बीजगणितीय योग हमेशा खत्म। यानी धारा पर कोई, मतलब सॉरी, संधि पर कोई धारा बचता, जितनी धारा आती है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट।
जितना धारा आएगा उतना ही धारा फिर चला जाएगा दूसरे पद से, हाँ या ना। यानी संधि पर जितनी भी धाराएं हैं उन सभी का बीजगणितीय योग, याद कर लो अभी सबके सब, जब पूछता हूं तो तुम इतना भी नहीं बोल पाते हो। किसी भी संधि पर, विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर सभी धाराओं का, यानी आने वाली धारा और जाने वाली धारा, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, आने वाले को अगर प्लस मानते हैं तो जाने वाले को उल्टा भी कर सकते हैं, आने वाले को माइनस मान ले, मेरी मर्जी, तो जाने वाले को, लेकिन सबको अगर आप जोड़ोगे तो उसका मान आएगा। अगर मैं कहूं कि ये I1, ये I2 और ये I3, तो बताइए I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, खत्म। यही पहला नियम था। कुछ है खास बात? लिखिए, इस नियम के अनुसार, लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ में, इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ में, इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर, किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, समस्त विद्युत धारा का बीजगणितीय योग, समस्त विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। ऐसे बना के दिखा दीजिए। यहां पर अगर धारा है I1, इधर जाने वाली धारा है I2 और इधर जाने वाली धारा है, तो सभी धाराओं का अगर इस संधि पर, यही है ना संधि, तो इस संधि पर I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का बीजगणितीय योग क्या? शून्य होगा। बना के दिखा दीजिए। किसी भी विद्युत परिपथ में क्या होता है? संधि पर, अरे किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर या किसी भी संधि पर क्या? समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा, वो भी हमेशा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि संधि पर कोई क्या बच जाए? धारा बच जाए। आने वाले धारा को क्या लेंगे? प्लस, जाने वाले को आ जाएगा। तो सभी धाराओं का योग कितना? ये दिमाग में बैठाओ, सभी धाराओं का योग, बार बार बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई खास नियम, ये कॉमन सेंस का नियम है। चलिए अब मेरी बात सुनना, इसमें किसका चर्चा हुआ? धारा का। और धारा किससे बनता है? आवेश से। अरे I बराबर Q बटे, अरे आवेश के प्रवाह से ही तो विद्युत धारा बनती है। इसका मतलब यह नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सबसे फेमस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का जो बार बार पूछा जाता है, लिखिए, यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। नीचे लिख लीजिएगा, यह आवेश संरक्षण, यह आवेश संरक्षण, यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह आवेश संरक्षण के नियम पर पूछा जाएगा आपसे कि बताइए यह किस नियम पर आधारित है? आवेश संरक्षण का नियम। याद रहेगा? चलिए अच्छा बताओ, पहला नियम था धारा के ऊपर, तो दूसरा नियम किसके ऊपर होगा? अरे इस चैप्टर में दो ही चीज का तो चर्चा है, धारा का और वोल्टेज का, अरे करंट का। और तो पहला नियम अगर धारा पे है तो दूसरा नियम, सर ऐसे क्यों बोल रहे कि धारा और वोल्टेज का चर्चा है? अरे आप देखो ना, हर जगह एक ही फॉर्मूला तो यूज होता है, V इक्वल टू आई इंटू, या तो प्रतिरोध आएगा या तो धारा आएगा, या तो, इससे पहले आपने सिर्फ प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, प्रतिरोधकता, चालकत्व तो सब पढ़े थे ना। अब हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ का पहला नियम धारा पे था, तो दूसरा नियम किस पर? सब देखो, अब सुनना, नियम बिल्कुल सेम है। जैसे धारा का बीजगणितीय योग शून्य था, अब वैसे ही विभवांतर का बीजगणितीय योग खत्म। ये कौन सा नियम? लिखिए, दूसरा नियम या द्वितीय नियम लिख लीजिए। पहला जैसा प्रथम नियम था,
दूसरा हो जाएगा द्वितीय नियम, उसका भी 3 नाम है, द्वितीय नियम या फिर विभव नियम। लिखते चलो, द्वितीय नियम, विभव नियम या फिर लूप लॉ होता है परिपथ नियम। परिपथ, परिपथ को लूप भी कहते हैं, लिख लीजिएगा। परिपथ नियम, परिपथ का मतलब लूप, लूप लॉ कहते हैं। परिपथ नियम, कितने नियम टोटल? 3 नहीं, नियम तो 2 ही है। इसका नाम कितना है? सेकेंड लॉ यानी द्वितीय नियम, ऐसा बोलेगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए, किरचॉफ का विभव नियम लिखिए, या किरचॉफ का परिपथ नियम लिखिए। क्या आप लिख दोगे? क्या होगा खुद बताओ? अरे किसी भी परिपथ में विभवांतर का बीजगणितीय योग, सिंपल। वहां किसका था सम 0 और यहां पर इतना ही फर्क है। लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ में, इस नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में विभवांतर का, विभवांतर का बीजगणितीय योग, विभवांतर का बीजगणितीय योग 0 होता है। बंद परिपथ समझते हैं आप? अरे बंद परिपथ समझते हो? क्लोज लूप। अरे जहां से शुरू हुए वहीं पहुंच गए तो परिपथ क्या हो जाएगा? देखो तो, क्या ये बंद परिपथ है? क्या अब ये बंद परिपथ है? बंद परिपथ मतलब क्या? बंद घेरा, यस और नो? तो उन्होंने क्या कहा कि बंद परिपथ में विभवांतर का बीजगणितीय योग। एक चित्र बना के दिखा दीजिए, एक प्रतिरोध, एक बैटरी, बोलिए तो परिपथ बंद हुआ। परिपथ बंद का मतलब क्या? जहां से शुरू किए वहीं, जैसे इसका नाम ए, इसका नाम फिर और फिर ए। क्या मैं बोल सकता हूं, देखिए तो सब लोग, क्या मैं बोल सकता हूं कि बंद परिपथ यहां पर है ए बी सी डी ए, यस और नो? ओए, बैटरी का ये वाला चिन्ह, ये वाला, इससे धारा निकल के गया, धारा जहां प्रवेश करता है वो और जहां से निकलता है वो, इसका प्रतिरोध है आर, धारा है आई और बैटरी का वोल्टेज है। तो कैसे लिखेंगे देखना, ए से बी को छोड़ो, सुनो, बी से सी में पहला चिन्ह कौन सा है? अब पहला और दूसरा जो मर्जी ले सकते हो, लेकिन सब में सेम ही लेंगे, ठीक है? जैसे पहला आपने प्लस लिया तो प्लस आई इंटू आर, सी से डी कुछ भी नहीं है, डी से ए में पहला चिन्ह तो माइनस वी इक्वल टू, ये हो गया प्रतिरोध का विभवांतर। अरे प्रतिरोध का विभवांतर क्या होता है? V बराबर आई आर। अरे V बराबर, और बैटरी का विभवांतर तो V दिया रहता है। इन दोनों का आप योग करेंगे तो मान कितना? यही कहा था द्वितीय नियम में, लिख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। आप जब एग्जाम में लिखते हैं तो छोटा सा चित्र अगर पॉसिबल होता है तो उसको बना दोगे ना तो इंप्रेसिव होता है। तो आपको ऐसे ही बोला जाएगा, प्रथम नियम लिखे या द्वितीय नियम लिखे, फटाफट लिख दीजिएगा। प्रथम नियम में धारा 0 और द्वितीय नियम में विभवांतर 0। मेन की पॉइंट यही है, समस्त धाराओं का योग 0 है प्रथम नियम, और समस्त विभवांतर का योग 0 है द्वितीय नियम, किसी भी विद्युत परिपथ के लिए। हाँ या ना? अच्छा, विभव मतलब क्या? वोल्टेज। क्या वोल्टेज ऊर्जा का स्रोत है? अरे बैटरी में वोल्टेज होता है, बैटरी हमें ऊर्जा ही तो देती है। इसका मतलब यह हुआ कि उस वोल्टेज को हम किस संरक्षण के नियम पर आधारित कहेंगे? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। पहले ये लिख लीजिए, नीचे एक लाइन लिखिएगा, यह किसके नियम पर आधारित है? लिख लीजिए, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण वाला पहला था, ऊर्जा संरक्षण वाला दूसरा है। ये दोनों बहुत अच्छे से दिमाग में रखना।
उल्टा पुल्टा मत कर देना, याद तो सबको रहता है लेकिन आप लोग उल्टा पुल्टा कर देते हो, पहला में दूसरा, दूसरा में पहला लिख देते हो, ऐसा गलती उसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ये हर बार आया है। एक्चुअली में हुआ क्या कि 70 ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, बेचारा को समझ नहीं आता है क्या पूछे, इसलिए हर चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछने पड़ते हैं, इसलिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आपके लिए ये फायदे का चीज है, आप स्कोर कर सकते हो तो स्कोर उठा लो। अगर आप ऑब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए ना तो आपका परसेंटेज ऐसे ही बढ़िया हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ऑब्जेक्टिव पे अच्छे से फोकस किया करो। बार बार मैं ये छोटा छोटा चीज आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा बताता हूं। सब्जेक्टिव बोला तो इसमें 3 चीज पढ़ा है अभी तक, पता है आपको? ओए, सब्जेक्टिव में अभी तक आपको क्या पूछेगा जितना पढ़ा है उससे पता है? एक पूछेगा किरचॉफ का नियम और एक पूछेगा धारा घनत्व, हो गया। बाकी जितना चीज आप पढ़े हैं ना उसमें मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव से ही पूछा जाता है, समझे? तो ऑब्जेक्टिव का बहुत वेटेज है, उसको दिमाग में रखिएगा। चलिए अगला आप लोग हेडिंग दिला तो जल्दी रफ्तार में। बैटरी का आवेशन एवं अनावेशन, लिखिए फटाफट, इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं बस। हाँ, बैटरी का आवेशन एवं अनावेशन, बैटरी का आवेशन एवं अनावेशन। आवेशन समझते हैं? अरे चार्ज करना, हाँ, आवेश देना मतलब चार्ज करना, और अनावेशन मतलब डिस्चार्ज करना। बैटरी को इस्तेमाल करेंगे तो डिस्चार्ज होता है, उसको कहते हैं। ओए, सबसे पहले लिखो केस 1, रफ्तार में लिखो, लिखिए बैटरी का आवेशन। पहले आपको आवेशन सिखा देता हूं, फिर अनावेशन, और उसका फिर परिभाषा आपको लिखवा दूंगा, बस हो गया। लिखिए केस 1, देखिए सब लोग ध्यान से। ओए, बैटरी का आवेशन लिखे ना, आवेशन का मतलब होता है बैटरी को चार्ज करना। देसी भाषा में समझो, आवेशन का मतलब बैटरी को, अब ध्यान से सुनना, मैं बैटरी बना रहा हूं उसको ध्यान से देखो आप। ये हमारा बैटरी का और ये हमारा उसका। ओए, एक बैटरी में क्या क्या होती है सुनना, ये बैटरी का है विद्युत वाहक बल। अरे बैटरी का विद्युत वाहक बताऊंगा क्या होता है। और ये है बैटरी के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध। ये दोनों मिलके क्या बना? अगर आप इस बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं, कॉमन सेंस लगाओ, अगर आप चाहते हैं कि इस बैटरी को चार्ज करें तो आप इस बैटरी से धारा लोगे या बैटरी को धारा दोगे? तो अगर आप इसे धारा देंगे, हमेशा हम बैटरी से धारा लेते हैं तो भी धनात्मक ध्रुव से ही दिखाते हैं, और देते हैं तब भी। इसका मतलब सुनना, इसमें अगर धारा आप दे रहे हैं तो यह चार्ज हो रहा है। अगर मैं कहता कि बैटरी ऐसे है, ठीक है, और यहां से धारा निकल रही है, ये आपका चार्ज हो रहा है और ये आपका डिस्चार्ज हो रहा है। अगर धनात्मक ध्रुव में धारा प्रवेश करे, इसका मतलब बैटरी आपका, और अगर धनात्मक ध्रुव से धारा निकल रहा हो, ये कौन सा ध्रुव है? प्लस, और ये तो धारा इसमें जा रही है ना, ऐसे करके धारा फिर ऐसे निकलेगी, जहां पे धारा प्रवेश करती है प्लस, जहां निकल रही है वो। तो अगर आपका धारा प्रवेश कर रहा है इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है, और अगर धारा निकल रहा है, देखो धारा ऐसे है ना, ये प्लस से धारा क्या कर रहा है? डिस्चार्ज है। तो अपने पास 2 केस है, एक है चार्जिंग और एक है, अगर मैं चाहूं तो यहीं पे लिख सकता हूं केस 2, आप सिर्फ देखना दोनों में कंपैरिजन करके। अब तो मुझे बताओ, जब आप इसको चार्ज करेंगे तो इसका वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? हम चार्ज कब करते हैं? जब वोल्टेज कम हो जाता है तो उसको। तो मुझे बताओ, पहले अगर विभव था E, कॉमन सेंस से बना रहा हूं, इसका पूरा मेथड लिखूंगा तो लंबा सा आपको समझने में दिक्कत होगा, इसलिए टेक्निक समझो आप। अगर इसका वोल्टेज मुझे भी देखना है तो चार्ज करने पर उसका विभव, यानी E में जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे, I इंटू, ये हो गया आपका जब चार्ज होगा तब समीकरण, V बराबर E प्लस। वैसे ही अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब इसका वोल्टेज कम रहा है, और वोल्टेज कम रहा है तो इसका मतलब इसका विद्युत वाहक बल E था, तो ये हो जाएगा E माइनस। सिंपल टेक्निक, आप याद रखेंगे, आपके दिमाग में काम करेगा। कोई बैटरी अगर चार्ज हो रहा है तो उसको धारा मिल रही है ना, तो उसका विभवांतर क्या होना चाहिए? इसलिए हो गया E प्लस IR। और कोई बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो उससे विभवांतर घट रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका E माइनस। खत्म। तो ये बनाइए फोटो और लिख के दिखा दीजिए, V बराबर E प्लस IR। ये किसका समीकरण है? जब बैटरी चार्ज होगा। और केस 2 में लिखेगा
बैटरी का अनावेशन, जब बैटरी डिस्चार्ज होगा तो फिगर बना के आपको लिखना है V बराबर E माइनस IR। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखिएगा, एक बार पूछा था कभी। तो बैटरी को जब आप चार्ज करते हैं तो उसका विभवांतर बढ़ता है, और जब आप डिस्चार्ज करते हैं तो उसका विभवांतर विद्युत वाहक बल की तुलना में कम हो जाता है। पहले ये लिखेगा, जब चार्ज होगा तो बैटरी में धारा प्रवेश करेगा, और जब डिस्चार्ज होगा तो बैटरी से धारा निकल रहा होगा। यस और नो? बैटरी जब चार्ज होती है तो V बराबर, ये सब कॉमन सेंस का चीज है, घर में भी इस्तेमाल होता है, हाँ या ना? इन्वर्टर का बैटरी चार्ज हो रहा होता है तो उसकी V बराबर क्या हो रही होती है? E प्लस, और डिस्चार्ज हो रहा है तो E माइनस। ये लिखना सिर्फ अभी, फिर लिखेगा केस 2 बैटरी का अनावेशन, तब ये लिखेगा, लिखिए फटाफट। लिख लिए? सिर्फ केस 1 लिखेगा, अभी केस 2 जो लिखेंगे वो पहले लिख लेंगे, बैटरी का अनावेशन। जो 1 लिख लिए हैं नीचे केस 2 में लिखेंगे बैटरी का अनावेशन, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, और फिर वो फिगर बना के लिखेगा। अच्छा ये जो सिंबल है, ये ई का जो सिंबल है, ये क्या है? विद्युत वाहक। बैटरी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है और कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है, और हमें जो मिलता है उसको कहते हैं विभवांतर। हमें बैटरी के बाहर जो मिलता है वो क्या है? विभवांतर। यस और नो? अरे बैटरी के जो 2 टर्मिनल है उसमें आपको जो प्राप्त होता है वो होता है विभवांतर। बैटरी में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होता है उसका विद्युत वाहक बल, और उस बैटरी में कुछ आपको पता है ना, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कारण प्रतिरोध होता है, वो हो गया उसका आंतरिक प्रतिरोध। जब आपका ये बैटरी चार्ज हो रहा होता है तो विभवांतर होती है E प्लस IR, और डिस्चार्ज होती है तो E माइनस। लिख लिए दोनों? बैटरी का आवेशन, और दूसरा केस 2 में क्या हेडिंग डालना है? बैटरी का अनावेशन। बैटरी चार्ज होगा तो V बराबर E प्लस, और डिस्चार्ज होगा तो E माइनस। सिंपल। चलिए नीचे लिखेगा, सुनिए ओए, इसमें ना बहुत फेमस परिभाषा है जो पूछा जाता है, ओए, विभवांतर और विद्युत वाहक बल में क्या फर्क है, यानी दोनों को परिभाषित करने के लिए आपसे पूछ दिया जाएगा। तो अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग डालिए विद्युत वाहक बल। क्या है संकेत? E। लिखिए विद्युत वाहक बल। ओए परिभाषा खुद से बनाओ, तो जो मैंने अभी फॉर्मूला दिया था ना उसी से परिभाषा बनाइए। सुनिए एक बार ध्यान दे, तो इधर खुद से बन जाएगा। आपसे क्या पढ़े थे? V बराबर E प्लस भी हो सकता है और इंटू। ओए एक बार सब ध्यान से सुना, सिर्फ अगर मैं कहूं कि परिपथ खुला है, खुला परिपथ का मतलब, अरे धारा का मान खुले परिपथ में कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित, तो खुला परिपथ कहे तो धारा का मान, और धारा का मान 0, तो V बराबर, एक सुनना, एक सेकंड परिभाषा सुनो, अगर धारा का मान 0 हो या परिपथ खुला हो तो विभवांतर को ही कहते हैं विद्युत वाहक। अरे विभवांतर और विद्युत वाहक बल कब बराबर होता है? जब परिपथ खुला हो या धारा प्रवाह। अब परिभाषा सुनो, क्या आप लोग को विभवांतर का परिभाषा आता है? इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया, लेकिन परिपथ खुला होगा तो विद्युत वाहक बल, और अगर बंद होगा तो विभवांतर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, दिमाग में रखना। पहले विभवांतर का परिभाषा याद कर लो। इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया, खुले परिपथ में हो तो वो बन जाएगा विद्युत वाहक बल, और अगर बंद परिपथ में हो तो विभवांतर। यस और नो? ऐसे टेक्निक याद रखना है। लिखिए तो,
विद्युत वाहक बल के लिए धारा कितना होना चाहिए, यानी खुले परिपथ में, तो लिखिए खुले परिपथ में, लिखिए फटाफट, खुले परिपथ में इकाई आवेश को, खुले परिपथ में, खुले परिपथ में, हाँ, खुले परिपथ में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, खुले परिपथ में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बैटरी द्वारा ले जाने में किया गया कार्य, बैटरी द्वारा ले जाने में किया गया कार्य, बैटरी द्वारा ले जाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। यह तो हो गया आपका किसका, विद्युत वाहक बल का। अगला कौन है, विभवांतर। लिखिए, वो भी लिख लीजिए। विभवांतर में सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या लिख देंगे, बंद परिपथ में। खुद से लिख लो, लिखो विभवांतर लास्ट, विभवांतर, विभवांतर लिख लीजिए। बंद परिपथ में, लिखो फटाफट, बंद परिपथ में, बाकी सब वही लिख दो जो लिखे थे। बंद परिपथ में इकाई आवेश को, बंद परिपथ में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बंद परिपथ में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बैटरी द्वारा ले जाने में किया गया कार्य, बैटरी द्वारा ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर, विभवांतर कहलाता है। याद रहेगा, खुले परिपथ में हो तो विद्युत वाहक बल और बंद परिपथ में हो तो सिंपल विभवांतर कहलाता है। याद रहेगा। इन दोनों, सुनो, इन दोनों परिभाषा को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विद्युत वाहक बल और विभवांतर, अब तक मैंने 4 का याद करने, किरचॉफ का नियम, धारा घनत्व और विद्युत वाहक बल और विभवांतर। ठीक है, 2 मार्क्स में ये 3 चीज मेरे हिसाब से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इतना कर लीजिएगा बस।